जी क्लास, अभी तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी वो डिमांड के रेलिवेंस से पढ़ी। डिमांड के वैरायटी ऑफ डिमांड कर्व्स कौन कौन से होते हैं, और इसके अलावा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, ये हमने इन रेलिवेंस टू डिमांड पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है बच्चों? सेम चीज़ें होंगी, सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड की जगह क्यू डी की जगह क्यू एस आ जाएगा, क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, और वो हमारी बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, जो डिमांड होती है क्वांटिटी डिमांडेड, और ये जो हमारी होती है क्वांटिटी सप्लाई, चीज़ें सप्लाई कौन करता है? सेलर, बेचने वाले। तो ये हमारा सारा बिहेवियर यहाँ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सॉल्व करेंगे? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वही फार्मूला होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, विच इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, लेकिन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं आएगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सेम फार्मूला हमारे पास आएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, जो कि हमने डिमांड का भी पढ़ा था। जस्ट क्वांटिटी डिमांडेड की जगह या क्यू डी की जगह क्यू एस हमारा आ जाएगा। ठीक है बच्चों? So price elasticity of supply measures how much quantity supplied responds to a change in price. क्वांटिटी सप्लाइड जो है, इससे हमें ये पता चला कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाइड कितना रिस्पॉन्ड करती है, हाउ मच क्वांटिटी सप्लाइड रिस्पॉन्ड्स टू द चेंज इन प्राइस। वो क्या होगी हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, हाउ मच क्वांटिटी सप्लाइड रिस्पॉन्ड्स टू अ चेंज इन व्हाट दिस इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। This is known as price elasticity of supply. अगर हम जनरली बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, इसमें हम प्राइस सेंसिटिविटी देखेंगे सेलर्स की। ठीक है, सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेलर कितने सेंसिटिव होते हैं, प्राइस चेंज हो तो वो कितना अपनी जो सप्लाई है उसको चेंज करते हैं, सेलर्स की सेंसिटिविटी कितनी होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि इसमें हम सेलर की सेंसिटिविटी को मेजर करते हैं। लूजली स्पीकिंग इट मेजर्स द प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ सेलर्स सप्लाई, सेलर्स की सप्लाई की ये सेंसिटिविटी जो होती है प्राइस सेंसिटिविटी उसको मेजर करता है। फिर प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि प्राइस के चेंज होने से सेलर्स की सप्लाई कितनी चेंज होगी। अगेन वी यूज द मिड पॉइंट मेथड टू कंप्यूट द चेंजेस। यहाँ पे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए मिड पॉइंट मेथड ही यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, और मिड पॉइंट मेथड क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्यू एस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जबकि परसेंटेज चेंज इन क्यू एस हम लोग निकालते होते थे मिड पॉइंट के मेथड से, जिसमें हम लोग एवरेज लेते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हम पहले क्यू एस फाइंड आउट करते थे फॉर एग्जांपल, हमने उसी तरह से अभी आपको सिर्फ एक एग्जांपल कराऊंगी, हमने कैलकुलेट कर लिया परसेंटेज चेंज इन क्यू एस एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर हम बात करें कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो हमारे पास आया फॉर एग्जांपल 16%, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस आया हमारे पास 8%, और हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी आई 2%। 2% हमें क्या डिनोट कर रहा है? ग्रेटर देन 1, विच मीन्स इलास्टिक, और ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, वेरी मच इलास्टिक, क्योंकि 8% प्राइस चेंज हुई और 16% यानी कि डबल चेंज हो गई हमारी क्वांटिटी सप्लाइड। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुई सेलर्स ने ज़्यादा सप्लाई प्रोवाइड करना शुरू कर दी किसी भी प्रोडक्ट की और या सर्विस की। ठीक है बच्चों, इसको हम ग्राफ के थ्रू भी देख लेते हैं। ग्राफ हमें किस तरह से शो कर रहा है, देखिएगा ग्राफ में ये जो एरोस हैं ये हमें शो कर रहे हैं डिफरेंस कितना आ रहा है। प्राइस इंक्रीज हुई 8%, ये देखें ये 8% को एरो शो कर रहा है, और ये वाला एरो जो है वो शो कर रहा है 16% को। क्वांटिटी राइजेस बाय 16%। अब देखिए यहाँ पे प्राइस भी इंक्रीज हो रही है और क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो रही है। क्यों? दोनों एक ही डायरेक्शन में क्यों मूव करें? क्योंकि हम सप्लाई को देख रहे हैं। सप्लाई का जो कर्व होता है या लॉ ऑफ सप्लाई जो होता है वो हमें ये कहता है प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है, यानी कि इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं होता। वो किसका होता है? वो डिमांड का, लॉ ऑफ डिमांड में क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का। यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी। तो ये हमें इससे क्या मालूम हुआ कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है, इस ग्राफ से हमें क्या पता चला? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, या हम लोग ये कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सेलर्स सप्लाई क्या है। ठीक है, कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इलास्टिक है। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पे जो हमने जहन में बात रखनी है वो ये है कि इलास्टिक है, लेकिन क्या है? इलास्टिक सप्लाई है, नॉट द इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे हम लोग सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो इसी को जहन में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम लोग बच्चों देखेंगे जो वैरायटी ऑफ सप्लाई कर्व्स। जो 5 कर्व्स हमने डिमांड के पढ़े थे वही अब 5 कर्व्स बारी बारी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सप्लाई के भी। ठीक है, इलास्टिसिटी के
रिस्पेक्ट से, इलास्टिसिटी के चेंज होने से या कितना इलास्टिक होगा उससे जो हमारे कर्व बनते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। अब हम वो कर्व देखने जा रहे हैं बच्चों जो इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंगली बनते हैं। ये वैरायटी ऑफ सप्लाई कर्व्स क्यों आती हैं, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, ये इलास्टिसिटी पे डिपेंड कर रही होती हैं। उन इलास्टिसिटीज़ को देखते हुए हम लोग कहते हैं कि 5 टाइप्स ऑफ सप्लाई हैं, कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ या 5 वैरायटीज ऑफ सप्लाई कर्व। सो यहाँ पे भी रूल ऑफ थंब वही होगा। उसी तरह से हम लोग देखते हैं द फ्लैटर द कर्व द बिगर द इलास्टिसिटी, द स्टीपर द कर्व द स्मॉलर द इलास्टिसिटी। ये देखिए जितना ज़्यादा फ्लैटर होगा मतलब इस तरह से तिरछा जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि ये अपवर्ड है इस तरह से मूव करता है, जिस तरह से ये देखिएगा ये डॉट मूव कर रहा है इस तरह से अपवर्ड, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फ्लैटर होगा मतलब इस तरह से तिरछा होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, बिगर द इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी इतनी ज़्यादा होगी, बिगर मीन ग्रेटर। द स्टीपर द कर्व, जितना ज़्यादा वो स्ट्रेट होने के करीब होगा, द स्मॉलर द इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी उतनी ही। स्लाइड्स हैं जो अब आगे जो नेक्स्ट 5 स्लाइड्स हैं वो हमें ये बता रही हैं क्लासिफिकेशन यानी कि इन कर्व्स की टाइप्स को, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिक सप्लाई में ये होगा कि कितना क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो स्ट्रांगली रिस्पॉन्स करती है चेंजेस इन प्राइस में। प्राइस में अगर चेंज आती है तो कितना ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो स्ट्रांगली मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करती है। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 होगी तो वो क्या होगी, इलास्टिक सप्लाई होगी। मीन्स कि क्वांटिटी सप्लाइड रिस्पॉन्ड कर रही है स्ट्रांगली। और जब क्वांटिटी सप्लाइड डज नॉट रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली टू द चेंजेस इन द प्राइस देन इट इज नोन एज इनइलास्टिक सप्लाई। और इलास्टिसिटी या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, लेस देन 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मेंशन है इन इलास्टिक सप्लाई इज व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड डज नॉट रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली टू द चेंजेस इन द प्राइस इज नोन एज इन इलास्टिक सप्लाई एंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1 से लेस होगी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिट इलास्टिक सप्लाई। इसमें क्या होता है, इक्वल चेंज आता है, जितने परसेंटेज से प्राइस चेंज होगी उतने ही परसेंटेज से क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होगी। सो द क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सेम परसेंटेज एज द चेंज इन द प्राइस। A curve with an elasticity of 1 is unit elastic. Price elasticity of supply is equal to 1, यानी कि E is equal to 1. Equal to 1 किस तरह से आता है, 10% चेंज अगर हमारा प्राइस में आ रहा है तो वो 10% चेंज ही हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड में आएगा, दोनों का चेंज बराबर है। ठीक है, तो इसके बराबर होने की वजह से क्या होगी, इनकी प्राइस इलास्टिसिटी जो होगी वो इक्वल टू 1 होगी। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई की, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। अब हम बात करेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई की। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कब होगी बच्चों, जब क्वांटिटी सप्लाइज डज नॉट रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन द प्राइस। जब क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस चेंज हो रही है लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड हमारी चेंज नहीं हो रही, जो हमारे पास सेलर की सप्लाई है वो सेम ही आती जा रही है, वो चेंज नहीं हो रही। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही, जीरो है, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, तो वो क्या होगी, परफेक्टली इनइलास्टिक। सो पढ़िएगा, quantity supply does not respond to the changes in the price is known as the perfectly inelastic supply, which means that the price elasticity of supply is equal to 0. E is equal to 0 जब होगा तो वो perfectly inelastic supply होगी। इसका ऑपोजिट अगर कर लें तो वो perfectly elastic supply बन जाएगी। ऑपोजिट कैसे करना है, यहाँ पे आ रहा है quantity supplied does not respond, तो वो क्या आ जाएगा, quantity supplied responds infinitely, बहुत ज्यादा, to the changes in the price is known as perfectly elastic supply। और उसमें क्या हो जाएगा, E is equal to infinity। तो हम लोग देख लेते हैं स्क्रीन पे कि क्या डेफिनेशन है इसकी perfectly elastic supply की। The quantity supplied changes infinitely with any change in price। A curve, जो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास, the quantity supplied changes infinitely with any change in the price and E is equal to infinity। और बच्चों ये जो बीच में दो लाइनें लिखी हुई हैं, curve with an elasticity of 1 is unit elastic and price elasticity of demand is equal to 1, ये रॉन्ग है, ये यहाँ पे नहीं आएंगी। ठीक है, इनको स्किप कीजिएगा। अब इनको बारी बारी हम लोग जो है ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं, ग्राफ के थ्रू किस तरह आएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या था बच्चों, मैंने आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक बताया था कि बिल्कुल जो वर्टिकल होगा, जो स्ट्रेट होगा, वो क्या होगा हमारे पास, जो स्ट्रेट अप कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। कौन सा कर्व जो परफेक्टली स्ट्रेटली अपवर्ड स्टैंड करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व। सो इसमें फार्मूला में क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्यू हमारे पास 0 आ जाएगा और परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर 10 है तो
हमारे पास E इज इक्वल टू या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगी 0, क्योंकि हम परफेक्टली इनइलास्टिक की बात कर रहे हैं। और सप्लाई कर्व क्या होगा वर्टिकल, अभी मैं यही आपको एक्सप्लेन कर रही थी। और सेलर्स प्राइस सेंसिटिविटी 0 हो जाएगी, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी 0 होगी। ठीक है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। ये ग्राफ के थ्रू हमारे पास शो हो रहा है, बिल्कुल वर्टिकल ग्राफ है। ये क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक। अब हम लोग जो बात करेंगे वो आएगा सेकेंड टाइप, इनइलास्टिक सप्लाई। सिंपल इनइलास्टिक सप्लाई क्या होगी, इनइलास्टिक सप्लाई जो कि रिस्पॉन्स नहीं करती स्ट्रांगली, डज नॉट रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली टू द चेंजेस इन द प्राइस। अब किस तरह से इसको हम देखते हैं फार्मूला के थ्रू। परसेंटेज चेंज इन क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 10% से कम। अगर प्राइस हमारी 10% चेंज हो रही है तो ये 10% से कम होगा, यानी कि प्राइस अगर 10% चेंज हुई है तो क्वांटिटी डिमांडेड या तो 8% होगी, 9% होगी, 7% होगी या 6% होगी, यानी कि प्राइस ज़्यादा चेंज हो रही है, क्वांटिटी सप्लाई बहुत कम चेंज हो रही है। ठीक है, प्राइस से कम है, प्राइस 10 है तो 10 से कम वाली जो होगी वो इनइलास्टिक होगी, क्योंकि इसमें हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 आती है, और जब भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 होगी वो इनइलास्टिक होगा। ठीक है बच्चों, इसको आप ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। रिलेटिवली स्टीप होगा, वो कह रहे हैं थोड़ा स्ट्रेट की तरफ होगा, वर्टिकल की तरफ, तो हम लोग देख लेते हैं किस तरह से होगा। और इसकी इलास्टिसिटी होगी लेस देन 1। ये देखिएगा, स्ट्रेट होगा तो बिल्कुल ऐसे होगा, इस तरह से। ये देखिएगा स्ट्रेट होने के करीब है, मतलब जितना ज्यादा इस तरह से अगर ये होता ना इस तरह से तो ये इलास्टिक होता। अब ये इस तरह से है, स्ट्रेट होने के करीब है तो इनइलास्टिक है। यहाँ से भी एरो से भी हमें पता चलेगा प्राइस में चेंज बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज बहुत कम है, जो कि हमें यहाँ पे ग्रीन एरो से नजर आ रहा है। सो इससे हमें क्या पता चला कि प्राइस ज्यादा चेंज हो रही है और क्वांटिटी सप्लाइड कम चेंज हो रही है। सो ये क्या है, ये है इनइलास्टिक सप्लाई कर्व। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट वाला जो है वो कौन सा है हमारा, यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक में इक्वल चेंजेस होंगी, जितनी प्राइस में चेंज है उतनी ही हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज होगी। सो इफ प्राइस चेंजेस बाय 10% देन क्वांटिटी सप्लाई आल्सो चेंजेस बाय 10%, और ये इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी हमारे पास। ठीक है बच्चों, इसमें अब इंटरमीडिएट स्लोप होगा, यानी कि दरमियाना स्लोप होगा। स्लोप क्या होता है, उसका टिल्ट होना, कितना हमारा वो टिल्ट है, टिल्ट मीन तिरछा। इसी तरह सेलर्स की प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो भी इंटरमीडिएट होगी, यानी कि दरमियानी होगी, और प्राइस इलास्टिसिटी जो होगी वो इक्वल टू 1 होगी। जब इक्वल टू 1 होगी तो वो यूनिट इलास्टिक होगा। यूनिट इलास्टिक का कर्व किस तरह से होगा हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये कर्व जो है ये हमें शो कर रहा है, जितनी चेंज ये एरो शो कर रहा है उतनी ही चेंज इधर क्यू में भी। प्राइस और क्यू की चेंज जो है वो सेम है। जब प्राइस और क्यू की चेंज जो है वो सेम होगी, प्राइस और क्यू में क्वांटिटी डिमांडेड में जब इक्वल चेंज आएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो यूनिट इलास्टिक को डिफाइन करेगा, वो चाहे डिमांड हो या सप्लाई हो। ठीक है, जब भी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होगी तो वो यूनिट इलास्टिक होगी। अगर डिमांड है तो वो यूनिट इलास्टिक डिमांड होगी, अगर सप्लाई है तो वो यूनिट इलास्टिक सप्लाई होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये बात हुई यूनिट इलास्टिक की। अब हम बात कर लेते हैं इलास्टिक। इलास्टिक क्या होती है, इलास्टिक ये है कि अगर आपकी प्राइस जो है वो 10% चेंज हो रही है, अगर आपकी प्राइस 10% चेंज हो रही है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो 10% से ज्यादा चेंज हो, इतनी प्राइस चेंज नहीं हुई जितनी क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो गई है, जितनी सप्लाई बढ़ गई है, तो वो क्या बन जाएगी, वो इलास्टिक बन जाएगी और वो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं किस तरह से। अगर 10% इंक्रीज आ रहा है हमारा, ये देखिए इसमें प्राइस में, तो हमारा जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो ग्रेटर देन 10 होगा, यानी कि 10 से बड़ा फिगर होगा, वो 12 भी हो सकता है, 13, 14, 15, 16 कोई फिगर भी हो सकता है। और प्राइस इलास्टिसिटी जो होगी उसकी सप्लाई की, उसकी अमाउंट ग्रेटर देन 1 होगी, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इलास्टिक सप्लाई कर्व या इलास्टिक सप्लाई। रिलेटिवली फ्लैट होगा, मतलब इसका जो ग्राफ है वो थोड़ा फ्लैट की जाने भी होगा। ठीक है, और प्राइस सेंसिटिविटी इसमें हाई होगी क्योंकि इलास्टिक है, सेलर ज़्यादा सेंसिटिव होंगे प्राइस से, कि प्राइस थोड़ी सी भी चेंज होगी तो सेलर ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई बढ़ा देंगे। और इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, जैसे मैंने आपको पहले बताया। आप ग्राफ से देख लेते हैं बच्चों। ग्राफ पे देखिएगा, इफ प्राइस राइजेस बाय 10%, अगर प्राइस 10% इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड देखिए कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। ये एरो हमें शो कर रहा है, येलो एरो जो है वो छोटा है, ग्रीन वाला एरो बड़ा है। इससे मतलब है कि क्वांटिटी सप्लाइड में या क्यू में क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आया है प्राइस के थोड़ा सा चेंज होने की वजह से। सो ये हमें क्या डिनोट कर रहा है कि ये इलास्टिक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई शो कर रहा है, और हमें ये शो कर रहा है कि इलास्टिक सप्लाई कर्व है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि है परफेक्टली इलास्टिक।
परफेक्टली इलास्टिक में मैंने याद रखने के लिए आपको ये कहा था कि इसका ग्राफ जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। ई है, ई से हम लोगों ने याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है। तो कैसे होगी, इसमें क्या होगी अगर चेंज आती है 10% की। इसमें बच्चों हम लोग क्या बात करते हैं, जब परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होती है तो क्या होता है, प्राइस चेंज नहीं होती, 0% चेंज होता है प्राइस में, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई जो होती है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, एकदम से किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाना इन्फिनिटी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, परफेक्टली इलास्टिक की प्राइस तो बढ़ी नहीं है भैया, इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसमें परसेंटेज चेंज इन क्यू बहुत ज्यादा होगा, एनी परसेंटेज हो सकती है, और परसेंटेज चेंज इन पी 0 होगा, और ये E इज इक्वल टू यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा हमारे पास, ठीक है। और इसका ग्राफ किस तरह से होगा, मैंने आपको याद रखने के लिए बताया था कि हॉरिजॉन्टल होगा, E की तरह का होगा, जैसे कैपिटल E लिखा जाता है। सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, यही हमने बात की। और प्राइस सेंसिटिविटी एक्सट्रीम होगी, बहुत ज़्यादा सेलर सेंसिटिव होंगे प्राइस के मामले में, कि थोड़ा सा प्राइस में ऊपर नीचे होगा तो वो इतने सेंसिटिव हैं कि वो फौरन सप्लाई को बढ़ा या कम कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या है, इन्फिनिटी। इसका ग्राफ देख लेते हैं, जो मैंने जैसे आपको बताया कि प्राइस चेंज नहीं हो रही, P1 एंड P2 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल ग्राफ आ जाएगा, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, क्वांटिटी इंक्रीज हो गया बाय एनी परसेंटेज, कोई भी किसी भी परसेंटेज से वो इंक्रीज हो सकती है, ठीक है बच्चों। ये 5 टाइप्स ऑफ सप्लाई कर्व थे जो कि प्राइस इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंगली हमने पढ़े। ये मैंने एक जो है उसमें पेज पे आपको शो कर दी है पांचों के पांचों ग्राफ, ताकि आपको डिफरेंस मालूम हो सके। आई नो कि दिस फिगर इज ब्लर, बट हमें थोड़ा सा आइडिया हो रहा है ये परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई है, ठीक है, ग्राफ्स को देखते हुए, क्योंकि ये वर्टिकल बिल्कुल इस तरह से स्टैंड बाय है, और ये वाला जो है ये हमारे पास आ रहा है हॉरिजॉन्टल, इट्स मीन कि ये परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व है, ठीक है। और ये हमारे पास यूनिट इलास्टिक होना चाहिए, देख लेते हैं, क्योंकि इसमें प्राइस में जितना चेंज आ रहा है उतना ही क्यू में चेंज आ रहा है। और ये वाला जो हमारे पास ग्राफ है ये हमें शो कर रहा है इनइलास्टिक सप्लाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा इनइलास्टिक है, ये क्यू में जो चेंज है वो कम है, और ये प्राइस वाला जो चेंज है वो ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, इनइलास्टिक है, प्राइस ज्यादा चेंज हो रही है लेकिन क्यू इतना चेंज नहीं हो रहा। अब ये वाला ग्राफ देखिएगा, ये आपको इतना क्लियर नहीं होगा क्योंकि इसमें डिफरेंस बहुत थोड़ा कम है, तो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। ये वाला ग्राफ देखिए, ये आपको क्लियर होगा। यहाँ पे क्यू में देखिए बहुत ज्यादा चेंज है, प्राइस इतनी चेंज नहीं हो रही है, देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ बहुत ज्यादा है, क्यू ज्यादा चेंज कर रहा है, यानी कि ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये क्या होना चाहिए, इलास्टिक सप्लाई का, ठीक है, और ग्रेटर देन 1 होगा। ये एक मैंने आपको फिगर शो कर दी, इसमें सारे के सारे ग्राफ एक साथ हैं ताकि आपको इनका डिफरेंस मालूम हो सके, ठीक है बच्चों। अब हमने पढ़नी है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी। अब सप्लाई की जो इलास्टिसिटी है उसके डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होगी, पहले तो सेलर्स की कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कितने फ्लेक्सिबल हैं। फ्लेक्सिबल होने से मुराद ये है कि सेलर कितनी जल्दी क्वांटिटी प्रोड्यूस जो वो कर रहे हैं उसको चेंज कर सकते हैं, जितनी जल्दी मतलब वो अपनी सप्लाई को आगे पीछे कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बढ़ाओ और कम कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेलर्स पे डिपेंड करता है हाउ दे कैन चेंज द क्वांटिटी दे प्रोड्यूस, ठीक है बच्चों, कितने फ्लेक्सिबल हैं उनके सेलर्स इन रिस्पॉन्स टू प्राइस चेंजेस। इसकी एक एग्जाम्पल है बच्चों, वो एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। सप्लाई ऑफ बीच फ्रंट प्रॉपर्टी इज हार्डर टू वेरी। जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास बीच फ्रंट पे, साहिल समंदर पे, वो हार्डली जो है वो वेरी करती है, उसकी सप्लाई जो है, ठीक है, उसकी सप्लाई जितनी अवेलेबल है वो इतनी रहेगी, प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सप्लाई हमारी न्यू कार्स की है, फॉर एग्जांपल अगर प्राइस अप एंड डाउन हो रही है, अगर प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई कार की बढ़ जाएगी, कार्स की, क्योंकि वो इलास्टिक होती है। लेकिन जो बीच फ्रंट की प्रॉपर्टी है वो लेस इलास्टिक होगी, क्योंकि उसकी सप्लाई हम बढ़ा या कम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो सप्लाई ऑफ न्यू कार्स है वो हमारे पास इलास्टिक होती है। इलास्टिक क्यों होती है, क्योंकि न्यू कार्स की सप्लाई को सेलर्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जितनी गाड़ियां निकालना चाहें उतनी निकाल सकते हैं, जितनी होल्ड करना चाहें उतनी होल्ड कर सकते हैं शोरूम में, ठीक है बच्चों। तो इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड है डिटर्मिनेंट सप्लाई का, वो क्या है, टाइम पीरियड। जैसे हमने बात की थी डिमांड में कि टाइम पीरियड वेरी करता है, और टाइम पीरियड के वेरी करने से हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो भी वेरी करती है। किस तरह से, लॉन्गर टाइम पीरियड में हमारे पास क्या होगा, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर इन द लॉन्गर टाइम पीरियड, और शॉर्टर टाइम पीरियड में कम होगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई।
क्यों प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर होगी लॉन्ग रन में? क्योंकि लॉन्ग रन में आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, न्यू फर्म्स भी जो हैं वो मार्केट में एंटर हो सकती हैं, न्यू फैक्ट्रीज भी लग सकती हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें आप बना रहे होते हैं वो प्रोडक्ट वो भी प्रोड्यूस करना शुरू कर सकती हैं, वो मार्केट में एंटर हो सकती हैं। तो जितनी ज़्यादा मार्केट में एंटर होंगी, जितने ज़्यादा सब्सिट्यूट ज़्यादा होंगे, फर्म्स या फैक्ट्रीज जितनी ज़्यादा एंटर होंगी उतने ज़्यादा सब्सिट्यूट्स होंगे, और जितने ज़्यादा सब्सिट्यूट्स होंगे उतनी ही ज़्यादा डिमांड या सप्लाई की इलास्टिसिटी जो है वो इलास्टिक होगी। ठीक है, या सप्लाई और डिमांड इलास्टिक होंगे। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास कुछ अदर इलास्टिसिटीज आती हैं, जिसमें सबसे पहले इनकम इलास्टिसिटी आएगी। इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है? पहले हमने पढ़ी प्राइस इलास्टिसिटी, अब हम पढ़ेंगे इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी कि क्वांटिटी डिमांडेड कितना रिस्पॉन्स करती है इनकम के चेंज होने से, वो हमारी क्या कहलाएगी? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Means income elasticity of demand measures the response of quantity demanded to the change in consumer income. इनकम के चेंज होने से जो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज होगी, वो हमारी क्या होगी? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है बच्चों, ये स्क्रीन पे हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला शो हो रहा है। अगर हम चैप्टर 4 जो हमने पढ़ा था उसको हम रिकॉल करें तो हमें याद आता है कि जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, हमारी जो है नॉर्मल गुड्स की जो है डिमांड वो इंक्रीज होती है। एन इंक्रीज इन इनकम कॉजेज एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स हम ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है। नॉर्मल गुड्स फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग है, क्लोथिंग है ये नेसेसिटी में भी आती है, ये नॉर्मल गुड में भी आती है। अब क्लोथिंग जो है जैसे ही हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम लोग ज़्यादा क्लोथ्स खरीदना शुरू कर देंगे, ठीक है, डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम इंफीरियर गुड्स की बात करें तो इनकम अगर हमारी बढ़ती है तो परचेज ऑफ या डिमांड फॉर अ इंफीरियर गुड वो कम हो जाती है। इंफीरियर गुड्स ये होते हैं आम गुड। फॉर एग्जांपल अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते थे, ये एक इंफीरियर सर्विस है, ठीक है। तो अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते थे फॉर अ वर्क, काम पे, फॉर अ जॉब या किसी जॉब पे, तो हम लोग क्या करेंगे? हमारी इनकम इंक्रीज हो जाए अगर फॉर एग्जांपल, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कोशिश करते हैं हम लोग कोई अपनी कन्वींस परचेज कर लें या हम बेटर जो है ट्रांसपोर्टेशन की तरफ मूव ऑन कर जाए, ठीक है। ऊबर क्रीम वगैरह पे भी हम लोग आ सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये इनकम पे डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। सो हैंस फॉर नॉर्मल गुड इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ी होगी इलास्टिसिटी होगी। लेकिन अगर इंफीरियर गुड्स की बात करें तो इलास्टिसिटी इनकम की जो होगी वो जीरो से कम होगी, यानी कि नेगेटिव में चली जाएगी, क्योंकि हम इंफीरियर गुड्स को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है, ठीक है बच्चों। अब एक और टाइप ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास है जिसको हम कहते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है बच्चों? इसको हम देखते हैं। सबसे पहले मैं अभी स्क्रीन पे डेफिनेशन शो नहीं करना चाहूंगी ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, पहले मैं आपको गाइड करती हूँ। टू गुड्स हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स और कम्प्लीमेंट्स की बात होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास टू गुड्स हैं, टू मोबाइल कंपनीज हैं, ठीक है। टू मोबाइल कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल नोकिया ने अपनी प्राइसेस बढ़ा दी, नोकिया की प्राइस बढ़ गई तो लोगों ने ज्यादा डिमांड करना शुरू कर दी कौन से वाले सेल फोन की? फॉर एग्जांपल क्यू मोबाइल की। ऐसे हुआ था ना जब नोकिया के फोन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आना शुरू हो गए तो क्यू मोबाइल ने कुछ न्यू फीचर वाले अपने न्यू मॉडल जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए थे और लोगों ने काफी ज्यादा क्यू मोबाइल परचेज करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो वो क्या था? एक कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाई, उसकी प्राइस बढ़ने से किसी दूसरे प्रोडक्ट, किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट की क्यू मोबाइल की प्राइस डिमांड बढ़ गई, उसकी डिमांड ज्यादा हो गई, यानी कि प्राइस बढ़ी नोकिया की और नोकिया की प्राइस बढ़ने से इफेक्ट किस पे हुआ? क्यू मोबाइल की डिमांड पे। एक जो है हमारे पास वेरिएबल जो है या आइटम जो है या गुड जो है उसकी प्राइस बढ़ने से किसी दूसरे गुड की डिमांड में उतार चढ़ाव आए, इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। डेफिनेशन से देखिएगा, द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पांस ऑफ डिमांड फॉर वन गुड टू द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड। किसी और गुड की प्राइस चेंज होने से किसी दूसरे गुड की डिमांड पे जो असर पड़ता है या उसकी डिमांड जो रिस्पॉन्स करती है उसको कहते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। और अगर क्वांटिटी डिमांडेड में असर हो रहा है तो वो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाएगी। अगर सप्लाई पे असर कर रहा है तो वो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहलाएगी, ठीक है बच्चों। अब इसका फार्मूला क्या होगा? फार्मूला वही होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेकिन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कौन से वाले गुड की होगी? फॉर गुड वन। फॉर एग्जांपल हमने एक गुड को गुड वन कह दिया, दूसरे को गुड टू कह दिया। अब यहाँ पे गुड वन और गुड टू आ जाएगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड वन एंड परसेंटेज चेंज इन द प्राइस फॉर गुड टू,
किसी गुड 2 की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई या जिसने रिस्पॉन्स किया गुड 1 की ने, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी जब एग्जिस्ट करेगी, जब किसी एक गुड की प्राइस बढ़ने से किसी दूसरे गुड की डिमांड बढ़ेगी, तो वो क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी उसकी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। अगर ग्रेटर देन जीरो हो, यानी कि किसी फिगर में होगी, पॉजिटिव अमाउंट में होगी, तो वो क्या हो कहलाएगा, क्रॉस प्राइस इलास्टिक सप्लाई या डिमांड। अब जो हम लोगों ने देखना है सब्स्टिट्यूट के हवाले से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल बीफ जो है, ठीक है, बीफ की प्राइस जो है हमारे पास वो इंक्रीज हुई। बीफ की प्राइस इंक्रीज होने से लोगों ने ज्यादा चिकन को खरीदना शुरू कर दिया, ठीक है। बीफ मीन बड़ा गोश्त। बड़े गोश्त की प्राइस जब हमारे पास इंक्रीज हुई तो लोगों ने चिकन को खरीदना शुरू कर दिया। अब ये क्या हुआ, प्राइस तो उसकी इंक्रीज हुई बीफ की, और लोगों ने डिमांड ज्यादा शुरू कर दी चिकन की। तो ये हमारे पास क्या है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, और ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है। ये यहाँ पे एग्जांपल मैंने मेंशन कर दी है, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बीफ कॉजेज एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर चिकन। अब ये तो हमने बात की सब्स्टिट्यूट गुड्स की। अब एक और तरह के गुड्स होते हैं जिनको कंप्लीमेंट गुड्स कहते हैं। कंप्लीमेंट गुड्स वो होते हैं जो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। जैसे हमारे पास शूज हैं, एक लेफ्ट शू होता है और एक राइट शू होता है। हमारे पास दो शूज होते हैं, दो ना हो हम एक लेफ्ट से पेयर के एक पोर्शन से तो काम नहीं चला सकते, ठीक है, हमें दोनों की जरूरत होती है। ये होते हैं सब कंप्लीमेंट्स। अब कंप्लीमेंट गुड्स में टी की एग्जांपल आती है, दूध, चाय, और चाय बनाने के लिए जो दूध यूज होता है और जो चाय की पत्ती यूज होती है। अब ये क्या है, ये कंप्लीमेंट्स। अगर हमें टी चाहिए तो हमें ये लवाजमात चाहिए, शुगर, ठीक है, मिल्क और टी। इसी तरह अगर हम बात करें कि प्राइस बढ़ गई कंप्यूटर्स की, और कंप्यूटर की प्राइस बढ़ने से हमारे पास जो है डिमांड डिक्रीज कर गई सॉफ्टवेयर की, क्योंकि कंप्यूटर्स महंगे हो रहे थे। जब कंप्यूटर्स महंगे हो रहे हैं तो सॉफ्टवेयर भी लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि कंप्यूटर होगा तो सॉफ्टवेयर की सीडीज वगैरह हमें चाहिए होंगी। सो कंप्लीमेंट गुड्स की प्राइस इलास्टिसिटी जो होगी वो लेस देन जीरो होगी। लेस देन जीरो मीन नेगेटिव में जाएगी। नेगेटिव में क्यों जाएगी, क्योंकि डिक्रीज आ रहा है डिमांड में हमारे पास, ठीक है बच्चों। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आगे इसकी समरी है, ये देख लीजिएगा। समरी में हम लोगों ने बताया हुआ है कि क्या क्या चीजें जो हैं वो हमने पढ़ी हैं, वो फिनिश होता है। जी तो बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और हमें और हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।